सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अगर आप इंग्लिश मीडियम में करना चाहते हैं, दैट मीन्स अगर आप अपने मीडियम को हिंदी से इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट करना चाहते हैं, जिससे कि आपके सिलेक्शन के चांसेस डेफिनेटली इंप्रूव होंगे, ज्यादा चांसेस रहेंगे आपके पास कि आप हिंदी मीडियम के अलावा आप अगर इंग्लिश मीडियम में यूपीएससी की प्रिपरेशन करेंगे तो आपके सिलेक्शन चांसेस डेफिनेटली ज्यादा रहेंगे, ठीक है। क्योंकि इसका गवाह रिजल्ट है जो कि पिछले 2013 से जब से सीसैट इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, तब से लेकर के आज तक का डेटा देख लीजिए आप, आपको खुद ब खुद पता चलेगा हिंदी मीडियम का रिजल्ट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। और एक दिन की प्रिपरेशन नहीं है, जो कि टाइम और मनी और एनर्जी जो आप इसमें लगा रहे हो ना, वो कभी वापस लौट के नहीं आएगा। टाइम आपके पास ये जो बीत रहा है ना, खाली समय नहीं, आपकी जिंदगी बीत रही है। 2-3 अटेम्प्ट के बाद आपको खुद रियलाइज होने लगेगा कि आपने क्या किया। और हिंदी मीडियम से प्रिपरेशन करने के बाद अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे, ये आप एक बार सोच करके देखिए, कल्पना करके देखिए। बट अगर इंग्लिश मीडियम से करेंगे, मान लीजिए नहीं भी होता है, तो एटलीस्ट यू विल हैव सम जॉब इन द मार्केट, कुछ ना कुछ कर लेंगे आप, ठीक है। कोई ना कोई स्किल तो आपके अंदर होगी ही ना, ठीक है। अभी देखिए एआई समिट हो रही है, ठीक है, सब कुछ हो रहा है अपने कंट्री में, तो ये सारी चीजें पीछे इनोवेशन वगैरह वो सब हिंदी में नहीं होगा, ठीक है। बी वेरी प्रैक्टिकल अबाउट इट, ठीक है। जब भी यूपीएससी का रिजल्ट आता है उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, जो यूपीएससी के चेयरमैन साहब हैं, वो एक रिपोर्ट हैंड ओवर करते हैं, सबमिट करते हैं, बताते हैं उनको कि इसमें कितने हिंदी मीडियम से हुए, कितने इंग्लिश मीडियम से, कितने मराठी, कितने उड़िया मीडियम से हुए, ठीक है, कितने लोग इंजीनियर हैं, कितने डॉक्टर हैं, कितने लॉयर्स हैं, ठीक है, कितने मेडिकल कॉलेज से पढ़े, सारी चीजें का डेटा रहता है। तो आप अपनी जिंदगी को अपने बीच में रख करिए, किसी टॉपर को कॉपी मत करिए। जो भी रियलिटी है वो मैं आपको बता रहा हूं, कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है पूरे यूट्यूब पर कि जो आपको बताए कि आप हिंदी से इंग्लिश मीडियम में कैसे शिफ्ट करके पूरी प्रिपरेशन हिंदी मीडियम से कंप्लीट कर सकते, आप जो है इंग्लिश मीडियम से कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो मीडियम चेंज करने से रिलेटेड, तो ये नंबर आपको दिख रहा है 7080507433, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं, टाइम लेकर के आप कॉल पे बात भी कर सकते हैं, ठीक है। और भी अगर आपको सिस्टमैटिक तरीके से अपने मीडियम को चेंज करना, सारी एनसीईआरटीज, जीएस 1 2 3 4, ठीक है ना, इंग्लिश लैंग्वेज का कंपलसरी पेपर, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश वोकैबुलरी, इंग्लिश स्पीकिंग और इंग्लिश राइटिंग, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना, डेली स्पीकिंग की प्रैक्टिस करना, सिर्फ यूपीएससी से फोकस। तो जो लोग बिल्कुल सिंसियर हैं, सिर्फ वही लोग इस ऐप को डाउनलोड करें, ठीक है। इसका नाम है सीटीएम, आप गूगल स्टोर पे जाएंगे, वहां पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। सर्च करके देखिएगा चेंज द मीडियम इन इंग्लिश, ठीक है। और उसका लिंक, जो ऐप को डाउनलोड करने का लिंक है, वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से कोर्स भी ले सकते हैं, डेली की डेली प्रिपरेशन कर सकते हैं सिस्टमैटिक तरीके से। बाकी देखिए बहुत से बच्चों के अंदर ये रहता है मिथ कि बहुत सारी वोकैबुलरी याद करना है, बहुत सारी ग्रामर हमको आनी चाहिए, पूरी ग्रामर आनी चाहिए, तब जाकर के कहीं हम यूपीएससी की प्रिपरेशन को हिंदी मीडियम से छोड़कर इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट कर सकते हैं, राइट। बट ऐसा नहीं, मैं आपको अभी लाइव यहां पर करके बताता हूं। आप इतने अक्लमंद जरूर हैं कि आप इस चीजों को समझेंगे और अपनी प्रिपरेशन की जो सिंसियरिटी है, जो उसकी सीरियसनेस है, उसको आप बहुत सही तरीके से लेंगे, क्योंकि जो समय आप लगा रहे हैं इसमें वो वापस कभी नहीं आएगा, ठीक है। आप कितना भी पैसा कमा लीजिए, द टाइम दैट यू आर गोइंग टू वेस्ट इन दिस प्रिपरेशन जस्ट बाय डूइंग इट विद हिंदी मीडियम, देखो 1-2-4 लोगों का हो जाता है, ठीक है। 1000 सीट्स में अगर 990 लोग, 960, 970 लोग अगर इंग्लिश मीडियम के हो रहे हैं, तो भाई कुछ तो है ना इंग्लिश मीडियम में, तभी तो हो रहा है ना। कौन सा इसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बयान आता है कि इसका पार्लियामेंट में कोई डिस्कशन होता है, कोई पूछने वाला है, कोई वोट बैंक तो हो नहीं आप लोग, है ना, ठीक है। 10-12 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, ठीक है। कितने लोग होते हैं हिंदी मीडियम से, तो ऑलमोस्ट अगर उससे देखो तो 1% लोग नहीं होते हिंदी मीडियम से। तो आप सोचो कि अगर कोई द हिंदू पढ़ रहा है, द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहा है, लाइव मिनट, ऐसे न्यूज़पेपर को पढ़ करके समझ रहा है, उसमें से नोट्स बना रहा है, ठीक है, वो बंदे के सिलेक्ट होने के चांसेस ज्यादा हैं कि जो आपको हिंदी के अखबार में जो आपको ट्रांसलेट करके चीजें दे दी जाती हैं, जो आपको पता ही नहीं होता, आता पता, उनको पढ़ करके आप सिलेक्ट हो पाओगे। आप खुद सोचो, क्योंकि हिंदी मीडियम का कोई भी स्टूडेंट बेवकूफ नहीं है, वो अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाते हैं। कोई भी बच्चा फेल होने के लिए प्रिपरेशन नहीं करता है, ठीक है। तो अगर आप हिंदी मीडियम का बच्चा पूरी तरह से एफर्ट लगा रहा है, उसके बाद भी अगर उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा, भाई कुछ तो बात है ना, ठीक है। तो सोच समझ लो, अपने आप से बात करो, अपने आप को सेंटर में रखो, किसी की स्ट्रैटेजी मत सुनो। आपकी जो स्थिति है वो केवल आप ही जानते हैं, कोई और नहीं जानता है, ठीक है। तो आप अपनी स्थिति को खुद समझो कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, कितने दिन तक आप इस स्टडी को सपोर्ट कर पाओगे, आपका सोशल स्टेटस क्या है, मतलब आपका रिजर्वेशन वगैरह है, तो आप कितने नंबर लाके, हर एक प्रैक्टिकलिटी को सोच के आप देखो कितने लोग का ईडब्ल्यूएस लोगों से सिलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। अब मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है इसलिए मैंने, बट हाँ बहुत सारे चैनल जाकर के देख सकते हो, प्रूफ भी देख सकते हो, ठीक है। लोग बता रहे मैं चल नहीं सकता, मैं देख नहीं सकता, मैं बोल नहीं सकता, मैं सुन नहीं सकता, ठीक है। वो लोग क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो हर एक चीज को आप देखो कि किस कैटेगरी से आते हो, तो कितने मार्क्स लाकर के आपका सिलेक्शन हो सकता है। बी वेरी वेरी प्रैक्टिकल, सी द रियलिटी, ऑलवेज कीप इन योर माइंड द वर्ड क्लैरिटी। क्लैरिटी अपने माइंड में रखो आप, ठीक है। कंफ्यूजन से दूर रहो। अगर आप कंफ्यूजन में रहोगे, आप कभी प्रिपरेशन स्टार्ट भी नहीं करो। मेरे पास फोन आते लड़के 6-6 महीने से स्ट्रेटजी बना रहे हैं, वो नहीं कर पा ही नहीं रहे। एक अटेम्प्ट भी गया, 2 नेक्स्ट वाले में करेंगे, नेक्स्ट। भाई एक दिन की प्रिपरेशन, जब तक सिस्टमैटिक तरीके से सही मेंटरशिप लेकर के आप प्रिपरेशन नहीं करोगे, अपना टाइम आप इतना वेस्ट करोगे ना, जितना कि पैसा आप लाइफ में बहुत कमा लोगे, बट जो समय बर्बाद करोगे ना, वो कभी वापस नहीं आएगा। और उसका जो स्ट्रेस लेवल होगा वो सिर्फ आप ही जान पाओगे। और जो मलाल आपको रहेगा ना जिंदगी भर, वो आप किसी से कह नहीं सकते अपनी जिंदगी में, अपने बच्चों से भी नहीं कह सकते, अपनी वाइफ से नहीं कह सकते, अपने मम्मी पापा से भी नहीं कह सकते, अपने फ्रेंड से भी नहीं कह सकते कि यार मेरे पास एक ऑप्शन था मीडियम चेंज करने का, अगर मैं उससे करता तो शायद मेरा सिलेक्शन हो जाता, क्योंकि मैंने मेहनत करी थी। बट जो मलाल रह जाएगा ना आपके अंदर, जो रिग्रेट की फीलिंग जो रह जाएगी, वो आप किसी से शेयर नहीं कर पाओगे अपनी लाइफ। आप खुद को, आपको उसी फीलिंग के साथ जिंदा रखना होगा, और बिना जो काम नहीं करने का मन होगा वही काम करना पड़ेगा आपको अपनी लाइफ में। इसलिए सही डिसीजन लीजिए। ये यूट्यूब का इकलौता ऐसा चैनल है जो सभी हिंदी
हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स के लिए है, जो उनको स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, मजबूत करना चाहता है और उनको हिंदी से इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट करने में 100% डेडिकेटेड कोर्स भी है हमारा, उसको ज्वाइन कर सकते हो। ऐसी हेल्प करना चाहता है ये चैनल, ठीक है। हमारी पूरी टीम इसी चीज में लगी रहती है, ठीक है, कि जिससे हिंदी मीडियम के हर एक बच्चे को सिंसियरिटी, हम सही एडवाइस देने, बिल्कुल प्रैक्टिकल, एकदम रियलिटी है, ठीक है। आप जाओ किसी भी कोचिंग में, देखो 10-10 हजार बच्चों के एडमिशन होते हैं, वहां पर पढ़ते हैं, कितने लोग सिलेक्ट होते हैं प्रीलिम्स में खाली देख लो आप, ठीक है। तो क्या हो रहा है, वहां से कभी फोन आता है कोचिंग से, बेटा आपका सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, मान लो चलो भाई 10,000 बच्चों को नहीं कर सकते, 15-20 लोग को तो कर सकते हो, किसी के पास फोन आता है, आप में से जो भी बच्चे देखते होगे मेरा चैनल, ठीक है, आपको मेरी बात से एग्री करोगे, कोई कोचिंग वाला आपसे पूछता नहीं, दिस इज जस्ट अ बिजनेस। बहुत लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश मीडियम, भाई इंग्लिश मीडियम क्या करोगे ना, आप हिंदी को छोड़ पाओगे ना आप इंग्लिश को समझ पाओगे, आप बीच में हो रह जाओगे और बर्बाद। क्योंकि भाई ये ध्यान में रखो ना कि इंग्लिश जैसा कोई मीडियम ही नहीं है यूपीएससी में, इधर इट इज हिंदी और इट इज इंग्लिश। पेपर तो 2 ही लैंग्वेज में पब्लिश होता है, बाकी आप लिख सकते हो किसी भी मीडियम में जिसमें आपकी मर्जी हो, ठीक है, बट मेजोरिटी ही तो चलती है ना, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम से जब लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, अभी आज के टाइम में डीप फेक, डीक्सीप, है ना, गूगल का आपका जो भी सवाल है, चैट जीपीटी, जेमिनाई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, साइबर क्राइम्स, स्पेस वगैरह, है ना, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो समिट और एआई समिट पूरे वर्ल्ड में सबको हम लोगों ने बुला रखा है। तो ये सब जो हो रही है, इससे दुनिया पीछे जाएगी, आप खुद सोचो, नहीं जाएगी ना, ठीक है। अभी जैसे इंडिया यूएस की डील हुई, उसके बारे में पढ़ने के लिए आपको सही न्यूज़पेपर से आपको कंटेंट निकाला, भाई अपने सेलेक्ट होने के लिए निकालना है, तो वो कंटेंट आपको द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, लाइव मिनट, ऐसे द इकोनॉमिक, इस तरीके के न्यूज़पेपर्स में मिलेगा। व्हेन यू रीड द स्टैंडर्ड टेक्स्ट, ठीक है, आप सोचो कि नहीं भावना से तैयारी नहीं होगी। बी वेरी वेरी प्रैक्टिकल एंड बी वेरी रियलिस्टिक अबाउट व्हाट यू आर थिंकिंग, व्हाट यू आर गोइंग टू डू। यू नीड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल अबाउट व्हाट यू आर गोइंग टू चूज एंड यू शुड नो दैट व्हाट यू आर अप अगेंस्ट, राइट। तो इंग्लिश सीखना है आपको, बोलना है, पढ़ना है, सारी एनसीईआरटी का पूरा कोर्स है हमारा, ठीक है। आप आइए, ज्वाइन करिए, डेली के डेली आप हमारे साथ प्रैक्टिस करिए। आपकी जिंदगी अपने हाथ में, बाकी जो निर्णय आपको लेना है आप लीजिए। आप कभी ये नहीं कह पाएंगे अपनी जिंदगी में कि हाँ मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, अगर कोई यूट्यूब पे चैनल होता या कोई ऑफलाइन कोचिंग होती तो मैं अपने मीडियम को हिंदी से इंग्लिश में शिफ्ट कर लेता, ठीक है। अब देखो आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात पे, तो ये तो हो गया चेंज द मीडियम फॉर यूपीएससी इन इंग्लिश, ठीक है। ये नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। ये ऐप का नाम है सीटीएम करके, आपको मिलेगा, ब्लैक कलर का लोगो होगा, व्हाइट कलर से लिखा होगा, गूगल प्ले स्टोर मिलेगा, बैच वगैरह जाकर के सब ले सकते हो, फाउंडेशन कोर्स वहां पे है, ठीक है। अब देखो अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़ो ना, फर्स्ट क्लास से इंटरमीडिएट तक या ग्रेजुएशन तक थ्रू आउट करिए, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो लोग प्रिपरेशन करके, कुछ लोग 30-31 ईयर ओल्ड के हैं, वो भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सबको पता है, अपना हित सबको पता होता, तो आप भी अपना हित सोच करके ही निर्णय लीजिए, बाकी मर्जी आपकी जिससे करिए, बट आप ये नहीं कर सकते मेरे पास ऑप्शन नहीं था, ठीक है। अब देखो जैसे मान लो यहाँ पे ये लिखा हुआ, ये हमारी 8th क्लास की एनसीईआरटी है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की, ठीक है। अब यहाँ पे हम सोशल रिफॉर्म्स की बात करने जा रहे हैं। अब बात करेंगे क्या, इसमें क्या करेंगे, वुमेन के बारे में बात, क्योंकि यहाँ पे लिखा है गर्ल्स। अब देखो पढ़ने का एटीट्यूड क्या होता है, और उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कुछ वर्ड्स जो होते हैं ना हिंदी में, जैसे मान लो आप हिंदी बोलते हो या आप हिंदी लिखते हो या आप हिंदी को रीड करते हो, देखो कुछ वर्ड्स ही होते हैं, वही घुमा फिर के बाद बार वही सारे वर्ड्स आते हैं। तो ऐसा होता नहीं कि हिंदी में अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको 10,000 वोकैबुलरी याद होगी, है किसी को याद 100 वोकैबुलरी, 500 वर्ड आपसे बोल दूंगा ना तो आप लिख नहीं पाओगे, सच बता रहा हूं मैं आपको। लोग अरे इतने कम हिंदी में मैं अपनी पूरी जिंदगी गुजार रहा हूं, सब कुछ बोल रहे। तो कभी सोचते हो हिंदी बोलने से पहले कभी आपको माइंड में आता है यार ये चीज मेरे को आती कि नहीं आती, अगर मेरे को ये बोलना होगा तो वुड आई बी एवर बी एबल टू एक्सप्रेस समथिंग दैट आई हैव इन माय माइंड इन हिंदी। कभी सोचते हो ना कि भाई मेरे को कोई आइडिया है, कोई बात है किसी को बोलनी हिंदी में, तो क्या मुझे सोचने की जरूरत है? नो, ठीक है। बट आप 500 वर्ड्स लिख के दिखा दो हिंदी में, मैं मान जाऊंगा आपको, ठीक है। वैसे इंग्लिश है, कुछ वर्ड्स के आगे पीछे ही सब कुछ घूमता है, ठीक है। बस आपने नहीं पढ़ा तो आपको माइंड में भरते हो रहे इंग्लिश 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 इंग्लिश, ग्रामर, वोकैबुलरी आएगा नहीं, कैसे चेंज करोगे। फर्स्ट क्लास से इंटरमीडिएट तक पूरा हिंदी मीडियम में पढ़ा है, ग्रेजुएशन भी हिंदी मीडियम में कर ली, प्रिपरेशन भी एक बार कर ली, तब भी चेंज हो जाएगा। फर्स्ट क्लास से डिफरेंस फील होगा आपको, ठीक है। तो ये चीज अपने माइंड से निकाल दो कि जो हिंदी में भी कुछ ही वर्ड्स आपको आते हैं उन्हीं को आप यूज करते हो, ठीक है। हजारों वर्ड्स और वोकैबुलरी आपको हिंदी में भी नहीं आती, तो इंग्लिश में भी याद करने की कोई जरूरत नहीं है। दैट्स अ क्लियर कट स्टेटमेंट, और मैं बोल रहा हूं बहुत सोच समझ करके बोल रहा हूं, ठीक है। कोर्स बनाया मैंने, पढ़ा रहा हूं, सब कुछ पता है मेरे को, तब मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूं इस बात को, ठीक है। दूसरा क्या है, जैसे मान लो यहाँ पर ये सब हिंदी में लिखा होता, तो क्या जब आप इसको पढ़ना शुरू करते थे आप बोलते ये देखो यहाँ पे संज्ञा मिल गया, ये वहां पे सर्वनाम मिल गया, ये क्रिया विशेषण मिल गया, है ना, ये विस्मयादि बोधक मिल गया यहाँ पे, अच्छा ये यहाँ पे वर्ब है, ये यहाँ पे क्रिया है, ऐसे पढ़ते हो हिंदी? नहीं पढ़ते हो ना। तो भाई इंग्लिश के साथ इतना भेदभाव क्यों कर रहे हो आप? इंग्लिश को भी पढ़ो ना, सेंस के साथ पढ़ो, ठीक है। दूसरा, ठीक है, अब इसमें कहीं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसको बोलते हैं नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, जो भी सब होता है, ठीक है, ये कहीं आपको ढूंढना नहीं है कि इसमें नाउन। भाई यूपीएससी ये पूछता है क्या आप समझो तो कि चीज को करने क्या जा रहे हो, करना क्या है। 100% फालतू की बातें भरी आपके माइंड में, डर जो भी मतलब फैला दिया गया, झूठी अफवाहें, और 1% काम करना है, वो आप करो बस। देखो, ठीक है। तो कोई नाउन प्रोनाउन नहीं देखना है आपको, ग्रामर वगैरह कोई टेंशन नहीं। अभी मैं इसको बताऊंगा, ये पूरा पैराग्राफ मैं आपको रीड करके बताऊंगा, आप मुझको बता देना कौन सी ऐसी ग्रामर है जो आपको समझ में नहीं आएगी। भाई ग्रामर इज अ रूल एंड रेगुलेशन। देखो ग्रामर का सिंपल मैं एग्जांपल बताता हूं आपको। ग्रामर क्या होती है? ग्रामर बोलो या उसको शुद्ध दूसरा समानार्थी शब्द जो है वो बोलो रूल्स एंड रेगुलेशंस, या खाली रूल्स बोल दो। अब जैसे इंडिया अपना है, ठीक है। अब अगर रोड पे आप 500 किलोमीटर की स्पीड से अगर मान लो निकालो गाड़ी, तो भाई फाइन लगेगा ना। बता दें कि भाई एक भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन विच, मतलब जिसमें इट इज रिटन, ये लिखा हुआ है दैट कि
ठीक है, कि इफ यू ओवर स्पीड, है ना, इफ यू ओवर स्पीड यू विल बी फाइंड, ठीक है, आपको फाइन दिया, आपको फाइन कर दिया जाएगा, ठीक है। अब वो भारत देश है, उसका एक संविधान है, वैसे इंग्लिश एक लैंग्वेज है, उसका भी एक संविधान है जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रामर। इंडिया के संविधान को क्या बोलते हैं हम, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलते हैं। तो इंडिया के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं, और जो हमारा ग्रामर है, जो इंग्लिश लैंग्वेज है, उसका जो रूल्स एंड रेगुलेशन है भाई, उसको किस हिसाब से करना है, कैसे लिखना है, पहले शब्द कौन सा करना है, सब्जेक्ट कहां पे, ये सब चीजें उसमें लिखी। तो हमको रूल्स एंड रेगुलेशन पीएचडी थोड़ी करना है, इंग्लिश ग्रामर थोड़ी ना पढ़नी है हमको। हम एसएससी का एग्जाम नहीं दे रहे, मतलब सारे एग्जामिनेशन रिप्यूटेड है, सारे एग्जामिनेशन बहुत ही सम्मानित है, बहुत अच्छे एग्जामिनेशन होते हैं, बट एसएससी का लेवल का जो एग्जाम होता है उसमें 200 मार्क्स की आती है ग्रामर, प्योर ग्रामर आती है। तो भाई उसमें आपको बताऊं तो ये नाउन, ये यहाँ पे सेंटेंस लिखा है, इसमें नाउन कौन सा है, इसमें कहां पर सब्जेक्ट में एस की गलती है, ठीक है ना, इसमें कहां पे प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन कौन सा है, ये सब थोड़ी ना पढ़ना है हमको। आप खुद सोचो ना, हमें क्या करना नाउन प्रोनाउन से, बट ऑब्वियस सी बात है, क्या करना है। और एक बात और आप बताओ, आप हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट हो, ठीक है, जो इंग्लिश मीडियम के एस्पिरेंट है, अब आप उनको बोलोगे अरे वो तो इंग्लिश मीडियम के, उनको इंग्लिश बोलना आता है, लिखना आता है, पढ़ना आता है, ठीक है, सही बात है, पर ये बताओ ग्रामर का इशू बनाते हो ना सभी हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं, ठीक है, मैं हिंदी मीडियम के वालों के साइड हूं, और इंग्लिश मीडियम वालों को भी मैं उतना ही रिस्पेक्ट करता हूं, क्योंकि भाई उन्होंने मेहनत करी है, बट हिंदी मीडियम के साइड में इसलिए हूं कि भाई आप लोग को जो चीजें नहीं पता वो मैं आपको रियलिटी खोल के बताऊं। बाकी मर्जी आपकी है, जिंदगी आपकी है, आप अगर बनोगे तो अपनी लाइफ में आप अच्छा करोगे, इस जिंदगी को सार्थक करोगे, नहीं बन पाओगे, गलत आप कोई डिसीजन लोगे, रील्स के उसमें जाओगे, दूसरे टॉपर्स का है ना इंटरव्यू सुनोगे, कुछ भी बोलते हैं बनने के बाद, ठीक है, तो मानो आप फिर उसका भी रिजल्ट आप ही को मिलेगा। तो सक्सेस भी आपकी है और फेलियर भी आपको ही झेलना है, ठीक है। तो देखो हिंदी मीडियम का जो एस्पिरेंट है वो भी सेकंड क्लास से थर्ड क्लास से ग्रामर स्टार्ट हो जाती है, इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। तो आप एक एक पीरियड हर क्लास में पढ़ते रहते हो, जैसे मान लो आप थर्ड क्लास में हो तो पूरा साल आप एक एक पीरियड होता है आप क्या इंग्लिश ग्रामर। उसी तरह इंग्लिश मीडियम का भी जो बच्चा होता है उसके में भी एक ही एक मतलब होता है रोज पीरियड, ठीक है। तो थर्ड क्लास किया, फोर्थ, ऐसे करके इंटरमीडिएट तक हिंदी मीडियम वाले ने भी ग्रामर पढ़ी, इंग्लिश मीडियम वाले ने भी ग्रामर पढ़ी, दोनों लोगों ने ग्रामर पढ़ी। तो इस वाले मानक पर तो दोनों लोग सेम है ना, हिंदी और इंग्लिश वाले पे। बात समझ रहे हो आप भाई, आप इस बात से डिनाई नहीं कर सकते कि आपने ग्रामर नहीं पढ़ी है, ठीक है, और ना इंग्लिश मीडियम वाला डिनाई कर रहा है कि हमने ग्रामर नहीं पढ़ी है। अब जब ग्रामर दोनों लोगों ने पढ़ी है तो उसको लिखना और बोलना और पढ़ना समझना कैसे आता है, और आपको लिखना बोलना पढ़ना समझना क्यों नहीं आता है। आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ, अपने आप से इस क्वेश्चन को पूछिए आप, क्यों नहीं आता है आपको। तो दैट मीन्स ग्रामर इज नॉट द इशू। अगर ग्रामर आपने पढ़ी उसने ही पढ़ी तो अगर उसको जो आता वो तो आपको भी आता, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता, बट इतना बड़ा नहीं बनता कि आपकी हिम्मत ही नहीं होती कि हम इंग्लिश मीडियम से पढ़ पाएंगे। सही बोल रहा हूं ना। अगर किसी भी बात से अगर आप एग्री नहीं हैं तो आप मेरे को मैसेज करिए, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, नंबर भी दे दिया है, सब कुछ करो, एकदम डेमोक्रेटिक ओपन प्लेटफॉर्म है, ठीक है। जो रियलिटी वो बता रहा हूं, बट फिर भी चेंज किया जा सकता है। कैसे, अब देखो इसको पढ़ के देखो, ठीक है। देखो दो चीजें होती हैं, आपको समझ के क्या चलना है। इंग्लिश जो है ना लैंग्वेज, या कोई भी लैंग्वेज लो, मतलब हिस्पैनिक ले लो, रशियन ले लो, जापानीज ले लो, ठीक है ना, कोई भी लैंग्वेज ले लो, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, अरबी, कोई भी लैंग्वेज लो। हर लैंग्वेज में जो वर्ड्स होते हैं ना उनके दो मीनिंग होते हैं। हर एक वर्ड के दो मीनिंग होते हैं। एक होता है लिटरल मीनिंग जिसको बोलते हैं शब्दशः, है ना, अक्षरशः जिसको बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा जो मीनिंग होता है उसको बोलते हैं हम फिगरेटिव मीनिंग। फिगरेटिव मीनिंग का मतलब होता है लाक्षणिक अर्थ, ठीक है। अब इसको एग्जांपल समझता हूं, जैसे आपने कहा मुझे फीवर है, ठीक है, तो किसी ने क्या बोला फीवर है, तो फीवर का हिंदी मतलब क्या होता है बुखार, तो वो उसका मीनिंग नहीं है, यहीं पर गलती करते हो, वो उसका मीनिंग नहीं, वो उसका हिंदी ट्रांसलेशन है। जैसे मान लो यूएस में बोला था फीवर, इंडिया में बोला था बुखार, ठीक है। तो अगर यूएस वाला बंदा को हिंदी सीखना है तो वो तुमसे ये पूछेगा फीवर को हिंदी में क्या कहते हैं, तो बताओगे बुखार। तो बुखार एक्सप्लेनेशन नहीं है, बुखार एक्सप्लेनेशन तब होगा जब उसका फिगरेटिव मीनिंग बताओगे। मतलब क्या है, कोई फॉरेन बैक्टीरिया बॉडी में एंटर किया, बॉडी को पसंद नहीं आया, बॉडी को लगा यार ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी के लिए नहीं बना है, फॉरेन है मतलब विदेशी, कोई ऐसी चीज है जो हमको बिलोंग नहीं करती है, हमसे संबंधित नहीं, वो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आ गया है। तो बॉडी आपको क्या करती है, कैसे आपको संकेत देती है, फिगरेटिव मतलब लक्षण कैसे बताती है, बॉडी हीटअप हो जाती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है ना, खाना अच्छा नहीं लगता है, ठीक है ना, टंग जो आपकी है उसका टेस्ट आपका चला जाता है, ठीक है ना, बहुत वीक फील करते हो, ठीक है। तो ये सारे दो तीन क्या बताए, ये सारे क्या क्या हैं, लक्षण है, मतलब सिम्टम्स हैं। तो जब आप किसी को ये बताओगे अच्छा ये सिम्टम्स है, तो उसको ऑटोमेटिक समझ जाएगा अगर इस तरीके के सिम्टम्स है तो इसका मतलब दैट इज फीवर। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन हो गई। तो फिगरेटिव मीनिंग होता है सेंस पर चलता है। तो जैसे आपको पता चला अच्छा मेरी बॉडी हीटअप कर रही है, खाना अच्छा नहीं लग रहा है, टंग से स्वाद मेरा मतलब है नहीं कुछ, है ना, तो आपको पता अच्छा ये सिम्टम से लग रहा है मेरे को बुखार है, तो आइडिया लगा रहे हो ना, सेंस मतलब लग रहा है ना कि हाँ हो सकता है। अगर कहे तो बुखार क्या होता है, जब तक बताया नहीं तो कैसे जानोगे। तो बुखार इज जस्ट अ ट्रांसलेशन। इस तरीके से जब आपने माइंड को समझाओगे तो एक कोना पकड़ लो और एक साल मेहनत कर लो, जिंदगी में बदलेगा। और मेरे साथ पढ़ोगे तो एक पहली क्लास से आपको डिफरेंस फील होगा, दैट्स अ गारंटी, ठीक है। सब सोच समझ के बोल रहा हूं एक एक वर्ड, ठीक है। तो वही सब यहां पे लिखा हुआ है। अब देखो जैसे यहां पे लिखा है, इनका भाई साहब का नाम क्या है अभी आप समझ जाना, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, जैसे मान लो कोई बंदा फर्स्ट क्लास से स्टार्ट कर रहा है पढ़ना, पहली बार आपने स्टार्ट कर रहे हो, आपने सब हिंदी मीडियम से पढ़ाई करी, ग्रेजुएशन तक मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, गर्ल्स बिगिन गोइंग टू स्कूल। अब इसमें मान लो बिगिन का वर्ड छोड़ दो, मान लो आपको नहीं आता होगा, ठीक है।
बिगिन का मीनिंग आपको मान लो नहीं आता होगा, ठीक है। ये क्या है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी हैं, ठीक है ना सर, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। अब देखो यहाँ पे जैसे ये लिखा, देखो सबसे पहले सोचो कि हमको समझना, देखो अगर पूरी ग्रामर भी आती होगी तो भी यही सोचोगे ना भाई, अब ग्रामर आ गई पूरी, 6 महीने पढ़ लिया एक साथ, पूरी ग्रामर आ गई है, ठीक है। अब क्या करना है मुझे कि अब जब मैं रीड करूँ तो मुझे सब समझ में आना चाहिए, सब का सब। तो ग्रामर पढ़ने के बाद भी तो यही पढ़ोगे ना, तो जो मैं पहले इसको बता देता हूँ तो आपका काम आसान। एनसीईआरटी पढ़ो, यूपीएससी की प्रिपरेशन हो रही है, वोकैबुलरी, स्पीकिंग, राइटिंग सब तो हो रहा है आपका, सब फोकस्ड। अब इसमें कोई भी बच्चा ये नहीं कह सकता कि मुझे इस वर्ड को छोड़ दो, बाकी कोई ऐसी वर्ड नहीं है जो हिंदी मीडियम को ना आती हो। स्कूल का मतलब पता, गोइंग टू का मतलब पता, गर्ल्स का मतलब पता। बिगिन मान लो क्या होता है, शुरू करना है ना, तो स्टार्ट भी लिख सकते हो। अब इसको आज समझ गए, बिगिन भी समझ गए, बिगिन मतलब शुरू करना, ठीक है। अब हेडिंग क्या पढ़िए, गर्ल्स बिगिन गोइंग टू स्कूल, लड़कियां स्कूल जाना शुरू करती हैं, ठीक है, ये इसका मतलब हो गया, ठीक है। अब हमको क्या देखना है, जैसे ही इस तरीके की कोई चीज देखी, अब हमको दिमाग लगाना है कि यार जनरल स्टडीज पेपर 1, देखो हमें एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, एग्जाम निकालना है। उसमें हमारा क्या लिखा हुआ है, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में लिखा हुआ है ना, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में लिखा हुआ है, महिला सशक्तिकरण के बारे में लिखा हुआ है। अब ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा टॉपिक हो जाएगा कि अगर कुछ भी हमें लिखना है, जनरल स्टडीज पेपर 1 में आएगा, तो बैकग्राउंड में हम यहां से इस तरीके के जो महान विभूतियां हैं, ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी जैसे, या और भी जो रिफॉर्मर हैं, है ना, उनका नाम लिख करके, उनके द्वारा किए गए प्रयास जो हैं, इनिशिएटिव्स जो हैं, उनका यूज करके एक हम अच्छा सा इंट्रोडक्शन लिख करके आगे आज की गवर्नमेंट की पॉलिसीज और जो भी रिपोर्ट्स वगैरह आती हैं, इंडिया की रैंकिंग क्या है वर्ल्ड में, यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग क्या है, आईआईटीज की रैंकिंग क्या है, कितनी टॉप 100 में है, कहां नहीं है, कहां से क्या क्या इनोवेशन हो चुके हैं, गगनयान का जो हमारा मिशन है, मंगलयान का जो मिशन है, उसमें कितने साइंटिस्ट इसरो से ऐसे करके निकले हैं, ऐसी ऐसी यूनिवर्सिटी से, ठीक है। तो इन सबका कंट्रीब्यूशन बताते हुए आगे किस तरीके की चीज की जा सकती है, जैसे एआई समिट हो, तो इस तरीके से चीजों को जोड़ करके ऐसे आंसर हमको लिखना है। तो इसमें हमें मालूम होना चाहिए कि हमें इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, मेन बॉडी में क्या क्या चीजें लिखनी है, और कंक्लूजन में, और टोटल में पता होना चाहिए कि 250 मार्क्स का है क्वेश्चन। अगर 250 वर्ड्स का क्वेश्चन का आंसर पूछा जा रहा है तो हमें 25 लाइनों में कंप्लीट कर लेना है। तो हमें यह भी ध्यान में रखना है कि 25 लाइन, तो हमें यह याद रखना है हमारी राइटिंग कैसी है कि एक लाइन में कितने वर्ड्स को मैं लिख पाता हूं। बहुत लोग की थोड़ा ऐसे होती, बड़ी होती, कुछ लोग छोटी लिखते हैं। तो आपको खुद से बारे में देखिए ना, एक लाइन में कितनी, तो पता है कि अगर एक लाइन में 10 वर्ड लिख दिए तो 25 लाइन में 250 वर्ड हो जाएंगे। तो अब ये 25 लाइंस आपकी एक पेज में आती है, 2 पेज में आती हैं। अब इसमें आप नोट्स वगैरह, अब इसमें आपको यहाँ पे कुछ मतलब फिगर वगैरह कैसे बना सकते हो, ठीक है, मैप वगैरह कैसे बना सकते हो, ठीक है, या कोई आपको डेटा वगैरह देना है वो सब कैसे बना सकते हो, पाई चार्ट्स वगैरह, ये तो थोड़ी इन सब चीजों का जब इंक्लूजन होगा ना, तब आप यूपीएससी प्रिपरेशन की रेस में अपने आप को समझो, ठीक है। और सबसे बेसिक है एनसीईआरटी, तो उसको पढ़ना शुरू करो। जैसे यहाँ है तो इतने से ही आइडिया लग जाना चाहिए। जनरल स्टडीज पेपर 1 वुमेन एम्पावरमेंट वाला जो है हमारा मुद्दा, उसमें करेंगे। अब इसी से रिलेटेड जब आप क्या पढ़ोगे, जब आप स्टार्ट करोगे न्यूज़पेपर को पढ़ना, तो उसमें कभी वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड कोई चीज आएगी तो उस चीज को भी आप देखोगे, तो वहां से भी आप कनेक्ट करोगे। तो आपका क्या है, सिलेबस से डायरेक्ट कनेक्शन हो गया है अब। तो दैट मीन्स आप अब एग्जाम की प्रिपरेशन ही कर रहे हो। आप खाली चले जाते हो, फाउंडेशन कोर्स का नाम सुन लिया और चले गए वहां पे 2 साल। बहुत से लोग, पता है 5 लाख रुपए किसी एक जगह की फीस है, कोचिंग का मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है, 5 लाख रुपए, मेरे को फोन करके खुद बच्चे बताते, 5 लाख रुपए वहां की फीस है, ठीक है, और 15,000 रुपए हॉस्टल की पर मंथ की फीस है। 4-5 साल का कोर्स बता रहे वो, 3 साल का ग्रेजुएशन की डिग्री किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड करा के, वो मैं भी करा सकता हूं, ठीक है। मैं कोई बहुत बड़ा नहीं हूं, मेरा कोई बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है, तो आप लोग के सपोर्ट से हो जाएगा जिस दिन होना होगा, ठीक है। बट क्या है, किसी भी यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन करा लिया, उस यूनिवर्सिटी की डिग्री दे देंगे बीए की उनको, ठीक है, 3 साल के अंदर, और उसके बाद डेली क्लासेस होंगी। भाई 5-5 साल यूपीएससी की प्रिपरेशन होती है, 2 साल आपको फाउंडेशन कोर्स पूरा कराएंगे। बताओ, अब 5 लाख रुपए टोटल इसकी फीस है, 5 लाख रुपए। बताओ 5 लाख रुपए आप लगा रहे हो बीए करने के लिए, सिर्फ उसके बाद यूपीएससी कोचिंग कर रहे हो, और भीड़ भी है, भरी भी हुई है। भाई उनकी सुन सकते हो, मेरी भी सुन लो एक बार, अपनी जिंदगी को बनाओ, ठीक है। 5 लाख का 1% ही हमारी फीस है। अगर करोगे आप तो आप इंप्रूव होगे, ठीक है। लेकिन ऐसे से बच्चों को सुनता हूँ, मना करता हूँ, मत जाना, कभी भी मत जाना। लेकिन क्या बताएं, क्या कर सकते हैं हम, ठीक है। जितना है मेरी रीच, जो भी है मेरी पहुंच, जितना शब्दों में मेरी शक्ति है, उस हिसाब से इसको समझना है वो समझ लेता है। बट आओगे आप आज नहीं तो कल समझोगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक, अब आप समझ गए इसको। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि मेनी ऑफ द रिफॉर्मर्स, तो मेनी मतलब क्या है, कई, ठीक है। और अभी देखो कैसे चीजें रिपीट होती हैं एक ही उसमें, ठीक है। मेनी ऑफ द रिफॉर्मर्स, तो रिफॉर्मर्स मतलब क्या है, जो, अब इसको हिंदी नहीं पढ़ना, तो रिफॉर्मर मतलब क्या, देखो जैसे ये ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी है ना, राजा राम मोहन राय जी, ऐसे याद करो ना, फिगर याद करो सीधे, रिफॉर्मर राजा राम मोहन रॉय, ठीक है ना, ज्योतिबा फूले, ठीक है, इस तरीके से याद करो, ठीक। तो मेनी ऑफ द, तो कई रिफॉर्मर या ज्यादातर, तो मेनी मतलब कई। अब देखो यहाँ पे क्या है, ज्यादातर, ठीक है, ज्यादातर,
ज्यादातर या कई। बोलने जैसे आप हिंदी बोलते हो ना उसी तरह इंग्लिश को समझो यार, इसी तरह बोलना है मेरे को। क्योंकि अगर कुछ भी मतलब इफ एनीथिंग मतलब कुछ भी अगर कोई माइंड में आपके आ जाए, इफ एनीथिंग एनी आइडिया कम्स टू योर माइंड एंड यू वांट टू एक्सप्रेस दैट आइडिया इन इंग्लिश, राइट, इट शुड बी एज फ्लुएंट एज यू स्पीक इन हिंदी, विदाउट इवन थिंकिंग, विदाउट इवन पुटिंग एनी एक्स्ट्रा एफर्ट, यू विल हैव टू बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश। दैट्स हाउ यू कैन थिंक दैट ओके नाउ आई एम एबल टू स्पीक इन इंग्लिश। इफ यू आर थिंकिंग दैट आई हैव टू मेमोराइज फ्यू वर्ड्स एंड आई हैव टू थिंक बिफोर स्पीकिंग, नो, दैट्स नॉट एक्चुअली द इंग्लिश, दैट्स नॉट एक्चुअली द लैंग्वेज दैट यू आर ट्राइंग टू एक्सप्रेस द आइडिया दैट यू हैव इन योर माइंड, राइट। सो यू हैव टू थिंक अबाउट इट। तो अगर आपको मेरे जैसे इंग्लिश करनी है, अच्छा बोलना है, पढ़ना समझना है, तो हम लोगों के साथ जुड़िए आप सही तरीके से और समझिए जो हम कह रहे हैं चीजों को। तो मेनी ऑफ द रिफॉर्मर्स फेल्ट दैट, तो फेल्ट मतलब क्या, सोचा या महसूस किया। दैट मींस की, हर जगह दैट मतलब की ही होगा ज्यादा, ठीक है। दैट एजुकेशन फॉर गर्ल्स, ठीक है, कि महिलाओं के लिए या लड़कियों के लिए जो शिक्षा है, तो फॉर मींस के लिए, तो महिलाओं की या लड़कियों की जो शिक्षा है वॉज नेसेसरी, तो नेसेसरी मतलब क्या था, जरूरी। वॉज नेसेसरी तो वॉज मींस थी, तो क्या जरूरी थी। तो बहुत सारे रिफॉर्मर्स ने ऐसा महसूस किया, फेल्ट दैट, ऐसा महसूस किया कि बच्चों के लिए या गर्ल्स के लिए, स्पेशली गर्ल्स के लिए जो शिक्षा है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, नेसेसरी जरूरी है ना। अब यहां पे क्या लिखा है, इन ऑर्डर टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ वुमेन, ठीक है ना। अब इन ऑर्डर टू मतलब क्या होता है, के क्रम में, इसको लिख लो आप, ठीक, के क्रम में। अभी ये यहां पर भी फिर से रिपीट, देखो यहां पे ये ऐसे करके फिर ये रिपीट होता है। इससे चीजें एक बार पढ़ लोगे बार बार वो रिपीट होती हैं, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू इंप्रूव, है ना, तो के क्रम में इंप्रूव मतलब क्या है, आगे बढ़ाना। जिस स्थिति में आप हो, आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना, तो जितना था उससे और बेहतर हो जाओ, बेटरमेंट बेसिकली, है ना। तो यहां पे बेटरमेंट भी लिख सकते हो, है ना, इन ऑर्डर टू बेटर भी लिख सकते हो, ऐसे करके। ये देखो बेटर दी कंडीशन, है ना। तो इंप्रूव दी कंडीशन मतलब स्थिति ऑफ वुमेन, महिलाओं की स्थिति को इंप्रूव करने के क्रम में जरूरी है, क्या जरूरी है, महिलाओं के लिए या लड़कियों के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। ऐसा बहुत सारे रिफॉर्मर्स ने महसूस किया। अब बताओ इसमें कौन सी ग्रामर आपकी है, बताओ, और कौन सा ऐसा वर्ड है, कौन सा, एक दो वर्ड को छोड़, देखो आपने कभी नहीं पढ़ा मान लो, ठीक है, सब कुछ हिंदी में नहीं पढ़ा, तो बट ऑब्वियस है, स्पष्ट है ये कि बिल्कुल हर वर्ड नहीं आता होगा आपको, लेकिन ऐसा कोई वर्ड नहीं है जिसको आप तुरंत के तुरंत सीख नहीं सकते हैं। अब बताओ इस लाइन में क्या आपको नहीं आया, ठीक है। तो मेनी ऑफ द रिफॉर्म्स, अब आपको रीड कैसे करना है यही मैं बता दूंगा। हाउ टू रीड, प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण कैसे करना है, मीनिंग कैसे निकालना है और नोट्स कैसे बनाना है, सब चीजें मैं बताते हुए ऐसे ही इससे भी ज्यादा डिटेल में मैंने आपको एनसीईआरटीज पढ़ा रखी हैं। 6 से लेकर के 12th क्लास तक की सारी एनसीईआरटीज वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेगी। आपको कोई वर्ड गूगल नहीं करना है, कोई वर्ड मीनिंग ऐसे नहीं करनी है, कोई ग्रामर नहीं करना, कहीं और क्लास भी नहीं करनी है, ठीक है। सब कुछ आपको इसी में मिलेगा। अब यहां पे क्या लिखा है, देखिए इसको, मेनी ऑफ द रिफॉर्मर्स felt that education for girls was necessary in order to improve the condition of the women, ठीक है, ऐसे पढ़ना है आपको। अब सोचो सीसैट में अगर ऐसा पैराग्राफ आ गया, तो अगर आपकी प्रैक्टिस है 6 से लेकर के 12th क्लास की एनसीईआरटी पढ़े हुए हो, द हिंदू पढ़े हुए अच्छे से, तो सीसैट में भाई जल्दी कर लोगे कि नहीं कर लोगे। 28 क्वेश्चन आपको सही करने होते हैं, 80 क्वेश्चन आते हैं, कितने लोग फेल होते हैं सीसैट में, खुद ही सोच लो आप। आप किसी की मत बोलना कि वो तो जीएस में, भाई तो दुनिया है, पूरी दुनिया को लेकर कंपेयर थोड़ी नहीं कर पाओगे। आप अपने बारे में देखो, है ना, अपने बारे में। सो आप ऐसे ये हाथ को सेंटर में आप हो, जब आप हो उसके बाद ही दुनिया है। अगर आप नहीं सक्सेसफुल हो पाए, कुछ नहीं कर पाए, तो क्या करोगे आप खुद सोचो, ठीक है। फिर क्या लिखा है, विद्यासागर, तो ये विद्यासागर जी है ना, विद्यासागर इन कैलकटा, तो यहाँ पे इन मतलब क्या हो जाएगा, में, ठीक। अगर इनका ही मतलब नहीं पता तो इन मतलब में, तो कलकत्ता में विद्यासागर जी जो थे, ठीक ना। एंड मेनी अदर रिफॉर्मर्स, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा था, मेनी ऑफ द रिफॉर्मर्स, अब यहाँ पे मेनी अदर रिफॉर्मर्स, तो मतलब विद्यासागर जी कलकत्ता में थे और इसके अलावा मेनी अदर मतलब जो अन्य भी रिफॉर्मर्स थे, ठीक है, अन्य भी मतलब जो थे कहाँ पर थे, बॉम्बे में जो थे। सेटअप मतलब क्या है, स्थापित किया, ठीक है, सेटअप क्या किया, स्थापित क्या किया, स्कूल को स्थापित किया, किसके लिए, गर्ल्स के लिए। तो फॉर देखो यहाँ पर भी आया था फॉर, यहाँ पे फॉर गर्ल्स, सेम टू सेम कितनी चीजें रिपीट हो रही है भाई। पढ़ना शुरू करो, फिर देखो ना आप, एक बात ये ध्यान रखो कि जितना भी आप सोचते हो सिर्फ इमेजिनेशन है आपकी, वो सब कल्पना में विचार हैं आपके। हकीकत तो कभी करके देखो, आप हकीकत करके देखो ना। बहुत सारी वीडियोस पढ़े, देख डालो आप इनको, ठीक है, तब आप सही से आप डिसीजन लो। मैं नहीं करूँ, मुझसे ही पढ़ो भाई, जहां मर्जी वहां पढ़ो। इतना बड़ी दुनिया है, इतने सारे चैनल्स हैं, इतनी सारी कोचिंग्स हैं, आपकी जो मर्जी है सो करो, बस अपनी जिंदगी बना लो आप। बस मलाल ना रहे जिंदगी में, रिग्रेट कि ये कर लेते तो ऐसा हो जाता, इफ आई हैड डन दैट देन दिस वुड नॉट हैव हैपेंड इन माय लाइफ। ऐसा मत बोल कि अगर मैं ये कर लेता तो आज ऐसा नहीं होता, तो मैं ऐसा करूंगा कि ऐसा ही हो जैसा मैं सोचूं। इस चीज को दिमाग में रखो आप, ठीक है। अब क्या है, व्हेन द फर्स्ट स्कूल वर ओपन, देखो वर जब लिखा है ना तो इसके साथ में ये पढ़ा जाएगा, वर ओपन एक साथ, है ना, तो इसका मतलब एक साथ आप लिख लो, क्या होगा, खोले गए थे। अब इसमें ये नहीं पढ़ना कि वर के साथ ओपनड, तो ये वर है, ये पास्ट की सेकंड फॉर्म है, प्लूरल की ये जो है वर्ब है, उसके बाद ईडी लगा है वर्ब में। भाई ये सब करोगे तो हो चुका, दुनिया में कोई नहीं कर पाएगा, बट ऐसे करोगे तुरंत हो जाएगा। ग्रामर पढ़ के भी यही समझोगे ना,
सिंपल। तो व्हेन मतलब जब, द फर्स्ट स्कूल वर ओपन, तो जब द फर्स्ट मतलब पहले शुरुआत के जो कुछ स्कूल थे जब वो खोले गए थे, कहां पर खोले गए थे? इन द मिड 19th सेंचुरी, इन द मिड 19, तो मिड 19th सेंचुरी मतलब क्या है? मध्य 19वीं शताब्दी के ना, तो लगभग 1845, 1850, ठीक है ना, 1855, इसको हम क्या बोलते हैं? मिड 19th सेंचुरी। अब ये मिड 19th सेंचुरी लिखा, कहीं भी लिखा आपको पता चलेगा अच्छा ये चीज लिखी होती, खत्म हो गया, ठीक है। तो व्हेन द फर्स्ट स्कूल वर ओपनड इन द मिड 19th सेंचुरी, तो 1850, 1855, 1860 के आसपास को हम क्या बोलेंगे? मिड 19th सेंचुरी में जब पहले कुछ स्कूल खोले गए थे। समझ में आ गया? क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि नहीं हो रही? ठीक है, अब देखो आगे। ओके, अब यहां पे क्या है देखो, अब दिक्कतें क्या क्या, जो दिक्कतें उस टाइम थी सोचो, ठीक है ना, 18th सेंचुरी में, 18th 19th सेंचुरी, वही 21st सेंचुरी में भी दिक्कत है। क्या दिक्कत है वो देखो, आप तो ऐसे ही आपको ना रिलेट करना आना चाहिए, एक टॉपिक को ऐसा पढ़ना कि पूरा दिमाग में बस जाए आपके। अब देखो क्या है, मेनी पीपल, तो अब देखो यहां पे क्या लिखा था? मेनी, तो कई, पीपल, ठीक है, यहां पे लिखा था रिफॉर्मर्स, ठीक है। अब यहां पे ये अगर ऑफ द हटा दो कोई मतलब नहीं बनता। मेनी रिफॉर्मर्स फेल्ट दैट, बहुत से रिफॉर्मर सोचा, तो ऑफ द लिखने की कोई जरूरत नहीं है। मेनी पीपल, ज्यादातर लोग, तो कई लोग या ज्यादातर लोग, ठीक है ना। वर मतलब थे, अफ्रेड मतलब चिंतित थे, किस चीज के लिए है ना? अफ्रेड ऑफ देम। अब यहां पे देम किसके लिए लगा है? उनके लिए। उन मतलब कौन है? महिलाएं, गर्ल्स, इनके लिए लगा है यहां पे देम, ठीक है, समझ में आ गया। तो बहुत से लोग जो है लड़कियों के लिए, या यहां पे लिखा है ना देम, ठीक है ना। अब यहां पे मेनी अफ्रेड ऑफ वुमेन, ऐसे भी लिख सकते हो, अफ्रेड ऑफ गर्ल्स, की लड़कियों के बारे में वो लोग बहुत ज्यादा परेशान थे, चिंतित थे, भाई इनको शिक्षित करना जरूरी है। अब यहां पे क्या लिखा था? दे मतलब क्या है? लोग, है ना, वे लोग। तो कौन से लोग? दे फियर, जो रिफॉर्मर्स वगैरह थे या अन्य जो लोग थे, दे फियर मतलब वो डरते थे या उनको डर लगा। दैट मींस की क्या लगा? दैट स्कूल्स मतलब जो स्कूल खोले जाएंगे, वुड टेक द गर्ल्स अवे फ्रॉम होम, कि मतलब वुड मतलब गागीगे सेंस होता है फ्यूचर में, ठीक है ना। टेक मतलब ले जाएगा, टेक अवे मतलब क्या होता है? एक साथ आएगा, है ना, कि बाहर ले जाएगा, हटा ले जाएगा। कहां से कहां ले जाएगा? लेकिन फ्रॉम होम मतलब घर से बाहर लेकर के चला जाएगा। स्कूल खुल गए तो लड़कियां घर से बाहर चली जाएंगी, मतलब वो स्कूल चली जाएंगी ना। तो वो लोग चिंतित थे कि भाई, अब ये लोग कौन थे? ये लोग ऐसे लोग थे जो लोग प्रोग्रेसिव विचारधारा के नहीं थे, कि भाई समाज में विकास हो, लड़कियों को भी बराबरी का मौका मिले, उनको भी पढ़ने का मौका मिले, चूल्हा चौका ये सब चीज उनको छुट्टी मिले, मुक्ति मिले, वो भी बराबर से बराबर पढ़े, जिससे आगे देश बढ़े, सब लोग उन्नति करें। तो ऐसे लोग जो नहीं थे, तो ये लोग कहते हैं रिग्रेसिव माइंडसेट के लोग थे। तो यहां पे दो वर्ड आपको और याद हो जाएंगे, एक तो वर्ड हो जाएगा प्रोग्रेसिव माइंडसेट, प्रोग्रेसिव माइंडसेट, ठीक है। ये लोग क्या है? ये लोग चाहते हैं भाई सारी बच्चियां स्कूल जाएं, सब लड़कियां स्कूल जाएं, सबको बराबर हक मिले। और दूसरे क्या होते हैं? रिग्रेसिव, तो रिग्रेसिव लगा दो, रिग्रेसिव माइंडसेट के थे। तो मतलब ये लोग क्या थे? नेगेटिव मतलब नकारात्मक सोच के थे। ये लोग क्या थे? पॉजिटिव साइंस के थे। अब ऐसा समझ सकते हो, तो ये जितने भी लोग हैं इनको सब क्या बोल सकते हैं? इनको सबको प्रोग्रेसिव थिंकिंग के लोग को बोल सकते हैं, जो भी सोशल रिफॉर्मर्स थे, जैसे विद्यासागर जी हैं, राजा मोहन रॉय जी हैं, ठीक है, सती प्रथा वगैरह के बारे में उन्होंने किया था, ठीक है, ज्योतिबा फुले हैं, स्कूल वगैरह के लिए किया था, ठीक है, दयानंद सरस्वती हैं, ऐसे करके, ठीक। अब क्या है? पहला डर तो यही था कि वो लड़कियों, अगर स्कूल खुल गए तो लड़कियों को जो है घर से बाहर निकाल ले जाएंगे, वो लोग बाहर चली जाएंगी पढ़ने, तो घर का काम कौन करेगा? दूसरा क्या? प्रिवेंट मतलब क्या होता है? रोकना। प्रिवेंट देम, तो देम किसके लिए? वुमेन के लिए और गर्ल्स के लिए। तो लड़कियों को कौन चीज रोकेगी? फ्रॉम डूइंग देयर डोमेस्टिक ड्यूटीज। तो डोमेस्टिक मतलब क्या? घरेलू ड्यूटीज मतलब वही काम आप सब जो करना होता है। तो डोमेस्टिक ड्यूटी मतलब घर के काम करना से मतलब क्या है? रोक दिया जाएगा उनको, ठीक है ना, करने से रोक दिया जाएगा। तो फ्रॉम मीन्स से, डूइंग मीन्स करने से, देयर मतलब उनकी जो भी घर के काम है उनसे करने। तो देखो दूसरा ये कि पहली बात तो घर से बाहर लेके चले जाएंगे, दूसरा डोमेस्टिक ड्यूटीज नहीं कर पाएंगी, ये नेगेटिव थे। तो ये लोग क्या थे? रिग्रेसिव थिंकिंग। अब मोर ओवर मतलब क्या होता है? इसके थे, ये वर्ड बहुत बार आएगा, द हिंदू पढ़ लो, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लो, कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ लो, उसमें ये वर्ड आएगा ही आएगा, ठीक है। सो मोर ओवर गर्ल्स हैड टू ट्रैवल। अब हैड टू जैसे लिखा है ना, हैड टू, तो इसका मतलब होता है पास्ट में कोई भी मजबूरी अगर है आपको, तो उसको बताने के लिए हैड टू का यूज होता है। कहीं भी आए आपको बस यही सेंस याद करना और कुछ नहीं। अब क्या देखो यहां पे समझो कैसे मोर, इसके रहते गर्ल्स जो लड़कियां थी, हैड टू ट्रैवल, उनको यात्रा करनी पड़ती थी थ्रू पब्लिक प्लेसेस इन ऑर्डर टू रीच स्कूल। तो मतलब थ्रू मतलब के द्वारा या जो है पब्लिक प्लेस। अब अगर मान लो मेट्रो से जाना है, बस से जाना मान लो उस टाइम होती है, तो वो पब्लिक प्लेस है ना बस के अंदर, तो भाई लड़कियों को पहले निकाल, तो वो कैसे बाहर जाएंगी? इसके बारे में लोग चिंतित, भाई उनको पब्लिक प्लेसेस के थ्रू होकर के जाना पड़ेगा, पब्लिक थ्रू मतलब जरिए होकर के जाना पड़ेगा। इन ऑर्डर टू रीच स्कूल, तो इन ऑर्डर बताया ना, के क्रम में, रीच मतलब पहुंचना, स्कूल पहुंचने के क्रम में उनको पब्लिक प्लेसेस के थ्रू मतलब के द्वारा के जरिए होकर के यात्रा करनी पड़ेगी, ये भी था, करनी पड़ती थी। तो हैड टू मतलब अब आपको क्या इसमें समझा? अब हैड टू आप लिख लो, कहीं भी पूरी आए क्रम, उसको फटाक से जो मीनिंग बताया कि पास्ट में कोई भी मजबूरी को एक्सप्रेस करने के लिए, बताने के लिए हमें हैड टू का यूज करना होता है। हो गया आपका, ठीक है। अब इसके बाद देखो यहां पे क्या लिखा है, मेनी पीपल। देखो यहां पे क्या लिखा था? मेनी पीपल, ठीक है, मेनी
मेनी ऑफ द रिफॉर्मर्स ऑफ द तो बार बार वही चीज रिपीट हो रही कि नहीं रिपीट हो रही, इन ऑर्डर टू रिपीट हुआ कि नहीं हुआ था आपका, अच्छे से रिपीट हुआ, 2 बार रिपीट हुआ, देखो एक बार यहाँ पर रिपीट हुआ, एक बार यहाँ पर रिपीट हुआ, ऐसे करके वो कौन से ऐसे वर्ड्स जो आपको नहीं आ रहे हैं बताइए, कौन सा ऐसी ग्रामर है जो आपको नहीं समझ में आ रही। फिर क्या है, मेनी पीपल फेल्ट दैट, बहुत से लोगों ने कि सोचा कि, देखो फेल्ट दैट लिखा है तो फेल्ट दैट लिखा है ना भाई, एक लिमिटेड सेट ऑफ वर्ड्स होते हैं, एक लिखने की एक तरीका होता है, बस उन्हीं तरीकों चीज़ों में लिखा जाता है। अब जैसे आपको एप्लीकेशन लिखना तो उसमें टू द प्रिंसिपल या टू जो भी लिखना होता है वो सेट है ना बिल्कुल, अब उसमें ये थोड़ी लिख देंगे ऑनरेबल ये वो, फिर 5-6 लाइन लिखेंगे, कोई कविता लिख देंगे तब कोई लिखेगा, भाई उसका प्रोफार्मा सेट है तो वैसे ही लिखना, तो वैसे ही हर चीज़ का आंसर का भी मामला सेट है, वैसे ही लिखना है, ठीक है। So many people felt that this would have a corrupting influence on them. तो them मतलब क्या है, लड़कियों के लिए। अब corrupting influence तो क्या होगा, प्रभाव, on them तो किनके ऊपर प्रभाव होगा, लड़कियों पर। corrupting मतलब क्या है, नेगेटिव या नकारात्मक यहाँ पे सेंस आएगा, ठीक है ना। नेगेटिव मतलब उनको, लड़कियों को जैसे उनके अंदर जो भी आते भाई घर से नहीं लिखी, तो फिर वो भी मतलब आएंगी तो बताएंगी हाँ मैं थक गई हूँ, मेरे को पढ़ाई करना है, कल मेरा एग्जाम है, ठीक है, तो घर का कहना नहीं मानेंगी, बड़ों का कहना नहीं मानेंगी, अपनी बात भी रखेंगी। तो वही बता रहे हैं कि करप्टिंग इन्फ्लुएंस, उसका मतलब हमें सेंस समझना है। करप्ट मतलब क्या, भ्रष्टाचार, भाई स्कूल जाकर लड़की भ्रष्ट हो जाएगी, कौन सा घूस लेना है, नौकरी करना, ठीक है, ऐसा समझना। तो दिस मतलब क्या है, स्कूल भेजना, कि बहुत सारे लोगों ने सोचा कि, है ना, दैट मीन्स कि दिस मीन्स ये, है ना, ये मतलब ये जो मतलब थिंकिंग है कि भाई लड़कियों को जो है एजुकेट किया जाए और उससे उनकी कंडीशन को इंप्रूव किया जाए। तो वुड हैव मतलब क्या है, होगा, बस इतना याद करना है, होगा, करप्टिंग इन्फ्लुएंस के ऊपर होगा, ऐसा उन्होंने महसूस किया। अब आगे क्या लिखा है, दे फेल्ट दैट, फिर देखो आया ना फेल्ट दैट, दे मतलब वे, अब वे क्या, रिफॉर्मर्स, मतलब उन लोगों ने सोचा, कुछ लोगों ने सोचा दैट गर्ल्स शुड स्टे अवे फ्रॉम पब्लिक स्पेसेस। तो स्टे अवे मतलब क्या है, दूर रहना, तो लिख लो स्टे मतलब दूर रहना, फ्रॉम मतलब से, देखो फ्रॉम अभी यहाँ पर भी आया था तो फ्रॉम हर जगह आएगा बहुत बार, ठीक है। फ्रॉम मतलब से पब्लिक प्लेसेस, तो पब्लिक में मतलब क्या, स्कूल भी पब्लिक प्लेस है, लाइब्रेरी भी पब्लिक प्लेस है, ठीक है ना, मॉल भी पब्लिक प्लेस है, कोई स्कूल भी पब्लिक प्लेस है, ठीक है ना, हर एक चीज, हॉस्पिटल भी पब्लिक प्लेस है, ठीक, तो हर एक चीज बाहर, घर के बाहर आप निकाला अपने पैर तो वो पब्लिक प्लेस है, ठीक है। तो बहुत से लोगों का सोचना यह था कि जो है लड़कियों को चाहिए, शुड मतलब चाहिए, स्टे अवे दूर रहना चाहिए पब्लिक प्लेसेस से या पब्लिक स्पेसेस से दूर रहना चाहिए। स्पेसेस मतलब होती है जगह या प्लेस, सेम चीज, ठीक है। देयरफॉर मतलब क्या है, अतः, ठीक है ना। थ्रू आउट मतलब क्या है, शुरू से आखिर तक। अब इसे थ्रू आउट को समझना है, थ्रू आउट का मतलब, ठीक है, ये ऐसे इंडिया का मैप है, ठीक है, ये मान लो इंडिया का मैप है ऐसे, ठीक, ये इंडिया का मैप है। आप बोल दो कि हमें कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाना है, तो आप बोलो कि थ्रू आउट हम टाटा सफारी से गए, तो मतलब शुरू से लेकर के आखिर तक जो यात्रा पूरी करी वो हमने टाटा सफारी से पूरी करी, ठीक है। तो थ्रू आउट मतलब शुरू से आखिर तक, ठीक है ना। तो अतः शुरू से आखिर तक, ठीक है ना। दी 19th सेंचुरी, पूरी 19वीं सेंचुरी मतलब जो है 1801 से स्टार्ट हो जाती है 19th सेंचुरी, है ना, क्योंकि देखो 1800 और यहाँ पे +1 तो 1801 हो गया ना, तो मतलब 19 मतलब 1801 मतलब क्या, 19वीं की स्टार्ट हो चुकी है ना। तो वही लिखा है कि थ्रू आउट मतलब पूरी 19वीं शताब्दी में मोस्ट एजुकेटेड वुमेन वर टॉट। अब देखो वर टॉट मतलब क्या है, पढ़ाई गई थी, जैसे वर ऊपर मतलब क्या है, खोले गए थे, स्कूल खोले गए थे ना, वर टॉट पढ़ाई गई थी। तो पूरे 19वीं शताब्दी में ज्यादातर, मोस्ट में ज्यादातर एजुकेटेड वुमेन, जो जितनी भी पढ़ी लिखी महिलाएं थी, वर टॉट एट होम। इसीलिए ज्यादा मतलब उसमें सब जाए नहीं थे, ये सारी सोच थी उस समय लोगों की, बहुत बैकवर्ड थिंकिंग थी, बहुत रिग्रेसिव थिंकिंग थी, प्रोग्रेसिव थिंकिंग नहीं थी। तो ये सारे वर्ड लिख लो, याद हो गए। अब क्या है कि ज्यादातर एट होम मतलब घर पर ही पढ़ाई गई थी, है ना, वर टॉट पढ़ाई गई थी, किनके द्वारा, बाय मींस किनके द्वारा, लिबरल फादर्स और हस्बैंड्स, जो हस्बैंड्स होते थे लेडीज के, जो उनकी अपनी वाइफ्स को वो लोग घर पर ही पढ़ाते थे। और लिबरल फादर मतलब क्या है, उदारवादी सोच की, जो भी प्रोग्रेसिव, तो लिबरल बोलो, प्रोग्रेसिव बोलो, ओपन माइंडेड बोलो, है ना, पॉजिटिव थिंकिंग वाले फादर्स बोलो कि भाई हम अपनी बेटी को पढ़ाएंगे, बट घर में वो लोग पढ़ाते थे। तो पूरी 19वीं शताब्दी में जो भी महिलाएं, जो भी लड़कियां, जो भी वाइफ्स, जो भी मदर्स, जिनको भी पढ़ाया गया तो उनको अपने घर में ही पढ़ाया गया, ठीक है ना। तो ये यहां पे लिखा हुआ है। अब क्या है, समटाइम्स, कभी कभी, समटाइम्स कभी कभी, वुमेन टॉट देमसेल्फ, तो कभी कभी महिलाओं ने देमसेल्फ मतलब अपने आप को खुद ही पढ़ाया महिलाओं ने, है ना। ऐसे भी बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं, ठीक है। अब यहां पे पूछा कि डू यू रिमेंबर, क्या आपको याद है, व्हाट यू रेड अबाउट रशुमबतरी देवी इन योर सोशल साइंस बुक। मतलब यहां से बताया जा रहा है कि जो आपकी 8th क्लास की जो पॉलिटिकल साइंस की बुक थी उसमें पढ़ा है, तो वहां से भी कनेक्टेड है, कुछ एग्जांपल वहां से भी उठा सकते हो आप, ठीक है। तो इस तरीके से कोई ऐसा पैराग्राफ, कोई ऐसी लाइन जो आपको समझ में ना आई, सोचो आपने कभी हिंदी नहीं पढ़ी, मतलब आपने कभी इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ा, ठीक है। अब जब नहीं पढ़ा आपने, तो आज अचानक से जब आप पहली बार लाइफ में पहली बार पढ़े, जो भी 20-25 मिनट 30 मिनट जो भी ये वीडियो है, जब इसमें आपको ये पूरा का पूरा समझ में आ रहा है, अब इसके बाद एक बच्चे ने आपको समझा दिया, अब आप वीडियो पॉज कर देना, और अगर आप एकदम ईमानदार हो अपनी प्रिपरेशन के प्रति, अपने प्रति, तो आप एक बार खुद से रीड करके देखना इसको। अगर आपको ना समझ में आना 100% तो आप बताना मेरे को। और ऐसे ही अगर सोचो आपको पूरी बुक 6 से लेकर के 12th क्लास की सारी एनसीईआरटीज पढ़ा दी जाए, जनरल स्टडीज 1 2 3 4 एथिक्स वगैरह सब करा दिया जाए, इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी पेपर, सीसैट के सारे आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये सब कुछ करा दिया जाए, ऐसे राइटिंग आपको लिखना, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाए, डेली स्पीकिंग प्रैक्टिस कराई जाए, कैसे नहीं सीखोगे भाई आप, क्या चीज आपको रोक पाएगी बताओ।
पढ़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। म्यूजिशियन बनना, ठीक है ना, क्रिकेटर बनना, एक्टर बनना, डायरेक्टर बनना, ठीक है ना, ये सारी चीजें एक्चुअल में क्रिएटिविटी मांगती हैं, क्योंकि ये पहले से एग्जिस्ट नहीं करती है। आपके माइंड में आपको खुद निकालना पड़ता है। कोई आपको सॉन्ग लिखना है, तो लिखा है तो मिलेगा नहीं, वहां से खरीद लेते हैं फिर एकदम बिल्कुल नया सॉन्ग। उसके लिए टैलेंट चाहिए। पढ़ाई करने के लिए कोई एक्स्ट्रा टैलेंट नहीं चाहिए किसी को, ये मेरा बिलीफ है। पढ़ाई जो फिजिक्स के लॉज उस समय थे, इज इक्वल टू MC स्क्वायर, वही आज भी है। जो भी A+B का होल स्क्वायर उस समय था, वही आज भी है। जब से दुनिया चली तब से वही आज भी है। जो भी न्यूटन के लॉज थे वही नियम आज भी हैं। जो भी इंग्लिश के ग्रामर के रूल थे वही आज भी। तो भाई पढ़ाई कभी भी करी जा सकती है, किसी के भी द्वारा की जा सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं। इतना ज्यादा बड़ा किसी चीज को बनाओ मत अननेसेसरी, जो बड़ी है नहीं, ठीक है। अब इसमें जो भी वर्ड बताए उनको आप लिख लो, ठीक है। तो आपको मैंने रीड करना बताया, आपको अंडरस्टैंड करना बताया, आपको वर्ड मीनिंग मैंने बताई, इसमें आपको जो ग्रामर है उसको बताई मैंने, और मैंने इसको जनरल स्टडीज पेपर 1 से मैंने जोड़ करके भी बताया कि आपको एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से कैसे चीजों को पढ़ना है, क्योंकि जिससे लगे कि आप एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ना कि खाली अपने ज्ञानवर्धन के लिए कर रहे हैं, है ना। क्योंकि समय जो आपके पास है, ये समय नहीं बीत रहा है, आपकी जिंदगी बीत रही है और ये वापस कभी नहीं आएगी। और अगर आपने सही कदम नहीं उठाया तो आपको रिग्रेट, मतलब मलाल, जो अपने अंदर बहुत सारी खींच, घृणा जो अंदर भरी होती, वही आपके प्रति होगी पैदा। इसलिए सही डिसीजन लीजिए, ये आपकी लाइफ है, और इसको शेयर करिए जो हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स हैं उनके बीच में, क्योंकि इस चैनल का यही मोटिव है कि हम सभी हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स को स्ट्रॉन्ग करें, मजबूत करें, स्ट्रेंथन करें, जिससे कि उनके सिलेक्शन के चांसेस और ज्यादा इंक्रीज हों। 2013 के बाद से ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, मतलब 0 के आसपास हिंदी मीडियम का सिलेक्शन है, ठीक है। तो आप लोग मीडियम को चेंज करिए, इजी है, इट्स नॉट टफ। बिल्कुल भी किसी भी तरीके की जो रूमर्स हैं, जो अफवाहें हैं, उन पर ना आए। आप अपनी जिंदगी पर ध्यान दें, अपने आप को सेंटर में रखें, खुद से क्वेश्चन पूछें, अपने फादर, अपने मदर, ब्रदर, सिस्टर, फ्रेंड्स, इनसे बात करें, सीनियर से बात करें। हर व्यक्ति आपको यही एडवाइस देगा कि अगर आपके पास चांस है तो आप डेफिनेटली इंग्लिश मीडियम